म्यूट। नहीं मम्मी इतना वो मत करो। ये मेरा डाल दो, चलो जल्दी करो फिर। एक मिनट।
सोनू मैम, सविता मैम, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, नमस्कार। हेलो मीनाक्षी मैम, Am I audible? यस मैम, क्लियरली। थोड़ा गला खराब है, लग ही रहा होगा। कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ा सा, लेकिन नहीं, साउंड से इतना नहीं पता चल रहा। डोंट वरी। मैम ने ज्वाइन कर लिया है क्या? अभी तक तो नहीं, अभी रहता है उनका 1 मिनट। नमस्कार जी सभी को। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी मैडम सभी का। हेलो। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार मैडम। जैसे ही अंजना मैम आ जाए प्लीज लेट मी नो। ओके मैम। हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ज्वाइन की। ओके ओके मैम, ओके मैम, ओके। भाई सोनू मैम, मतलब बात हुई है, वो कनेक्ट कर रही हैं। जस्ट इन 1 मिनट। अभिषेक भगवान सर अपनी कैप लेकर आगे बैठे हैं। ये कल भी लगाई हुई थी सर। गजब। या तो आपको हमें भी देना। मैं तो मत, मेरा सिर ऐसा है। नहीं सर, ये आइडिया नहीं देना चाहिए था। ये आइडिया हम फॉलो नहीं करेंगे। नो।
नहीं, ठीक है सर। वो तो कहते ये ना आप ही सूट कर रही है। मजबूरी वाले सर दो फायदे हो गए ना, दो फायदे। बिल्कुल मैम, गर्मी का आनंद ले रही है पूरा। हाँ जी बिल्कुल। Dear volunteers, kindly mute your mics. कोई अपने माइक को ऑन नहीं करेगा, प्लीज। Whoever has joined in the सोनू मैम अनम्यूट सोनू मैम अनम्यूट कर लीजिए अपना माइक। कर दिया। ऑडियो। यस मैम। यस मैम। ओके। करमवीर सर नहीं ज्वाइन किया ना? कर लिया, अभी तो नमस्ते किया था सर ने। करमवीर सर ज्वाइन किया हुआ है। हाँ जी। जो भी करके कुछ टाइम के सर हाँ जी आ रही है सर, आवाज पर कट के आ रही है थोड़ी। ओके मैडम, कोई ज्वाइन कर दिया क्या मैं अंजना मैम ने? मैम कोशिश कर रही है ज्वाइन करने की। मैम हाँ कनेक्ट हो रही है, ओके दिख रहा है उनका, कनेक्ट हो रही है मैम। हाँ जी मैडम, मैं ऑनलाइन हूँ। हाँ नमस्कार मैडम मैम। सविता, मैं ऑनलाइन हूँ। वेलकम मैम। नमस्कार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Welcome, Dr. Anjana. This is Dr. Sonu. थैंक यू सोनू मैडम, थैंक यू। Shall we start? हाँ यस। Good afternoon, everyone. Respected Dr. Anjana Garg, Professor, Department of Public Administration, Indiana University, Rohtak. Program officers, Dr. Meenakshi Huda, Dr. Kamveer Chand, and Dr. Shri Bhagwan sir. And above all, NSS volunteers. Welcome you all on our NSS E-Camp. E-Camp is solidarity during COVID-19 and together in an organized way. But to give a befitting start, let's play our full gate. Visual in this full gate is not that you must have watched any seminar. Full gate based on the activity that we assigned yesterday to our volunteers. Ma'am, हाँ जी मैम, मैम थोड़ी अंजना? आपकी आवाज क्लियर नहीं। डॉक्टर मैम अभी नहीं, मैम रुकिए, मीनाक्षी मैम वेट, ओके, आपकी मीनाक्षी आवाज मैम वेट ओके। वेट। Dr. Anjana, are you there? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आई एम हियर। I want to let you know that during this 7-day NSS E-Camp, we assign activity to our NSS volunteers on daily basis. Our volunteers work made us pics and videos of performed activity as a proof. Yesterday, we assigned them an activity named Different Actions, Plans, Programs, and Policies of Maharshi Dyanand University during COVID-19. And our volunteers made us available many pics and videos. Ma'am, we want to share one of these videos with you. वेरी नाइस। May I, ma'am? यस प्लीज। हाँ Meenakshi ma'am, please play the video. मीनाक्षी मैम अनम्यूट प्लीज। ओहो, unmute. Let me unmute first.
Unmute, ma'am. अनम्यूट नहीं हो मैम, कहीं और से तो म्यूट नहीं हो। Now we can hear you. हाँ तो यही था पहले भी, आई थिंक नेटवर्क का प्रॉब्लम था। Thank you. No problem. You can start. मीनाक्षी मैम, आप माइक हटाइए लैपटॉप से। Should I share the next one also? No, ma'am. Hello. Sonu ma'am, should I share the next one also? No No, ma'am. need. Anjana ma'am, there was some technical problem, so the background music was not hear the background music. Otherwise, the background music was of Kul Geet. इसी पे दबाने ना, हो नहीं लगा। Thank you, Dr. Meenakshi. Ma'am, one more is there, I think.
मन न पछाण मनावे वो आप कट जाओगा वो खिंचा जाए किच वो Okay, thank you, ma'am. Dr. Meenakshi. Yes, ma'am. Now, and a formal welcome to our chief guest. Today, we are blessed to have among us Professor Anjana Garg from Department of Public Administration, Director, Haryana Studies, TU Rohtak, Chief Editor of an international journal, Tertiary, and Chief Editor of the Journal of People and Society of Haryana. Dr. Anjana has also completed the UGC New Delhi Major Research Project on Rural Entrepreneurship Strategies for Inclusive Growth, Role of Public Institutions, and Empirical Study for Selected Government Institutions of North India. One thing about her is that she has a very popular analyst on television for discussing various women, social, and political issues. Dr. Anjana has also various awards and honors to her credit. To name few, Pragya Samman for Sahityak Yogdan, Samman Patra for contribution towards Samaj Seva, Sahitya and Shiksha, Certificate of Appreciation for Invaluable Services in the Society, Pragya Sahityak Samman for contribution in the Sahitya, Certificate of Appreciation by Lions Club Supreme for Invaluable Services and Cooperation for the 4 consecutive years from 2009 to 2013. Best Teacher Award for providing education and training to the poor students belonging to BPL families by the Lions Club, District 321A2 on Teachers' Day in the year 2012. Women Power Award conferred upon Professor Mrs. Anjana Rani by Youth India Association on the International Women's Day, that is 8th March 2015. Such a long list, ma'am. It is indeed a pleasure to have you among us here. Now, may I take this opportunity to invite Professor Anjana Garg to share her words of wisdom with us. Ma'am, over to you. Thank you so much, Madam Sonu. Thank you, Madam Savita Rathi, Shri Bhagwan Ji, Madam Sonu, Madam Meenakshi, and all other my colleagues and younger colleagues. I'm very happy to join with you and thankful to all of you कि you give me this chance and this opportunity to online talk with your volunteers. Thank you so much, my dear volunteers कि आप इस लॉकडाउन में भी इतनी एक्टिव हैं and all are joining on this online talk और हम बातचीत करेंगे आज काफी आज हमारा छठा दिन है मेरे ख्याल this is the 6th day तो छठे दिन आपने काफी सुना है हम सब बोल रहे हैं आप लोगों का भी इंटरेक्शन और सबसे बड़ी बात कि मैंने अभी जो बहुत सारी आपकी वीडियोस देखी इतना जबरदस्त काम करते हैं आप लोग घर बैठे भी बिना साधनों के मार्केट खुली नहीं है कुछ भी नहीं है फिर भी आप बहुत कुछ बना रहे हैं बहुत कुछ सेंड कर रहे हैं और यूनिवर्सिटी की इंफॉर्मेशन आपने आज गैदर की कौन कौन सी एक्टिविटी यूनिवर्सिटी लॉकडाउन में कर रही है उन सबको आपने दिखाया इसमें ये कहीं ना कहीं आपके जो टीचर इंचार्ज हैं जो आपके यूनिट्स के टीचर हैं उनको भी क्रेडिट जाता है जो आपको इतनी अच्छी तरह गाइड कर रहे हैं और ये आप वॉलंटियर्स को भी जाता है कि आप उनको इतने ध्यान से सुन रहे हैं और उनसे गाइडेंस में काम भी कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले तो आपके टीचर्स को और आप सब वॉलंटियर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं फिर हम बात करना चाहेंगे आज कि ये जो लॉकडाउन है इसमें हम क्या करें या अक्सर हम बात करते हैं बच्चे या जब हम भी जब यूनिवर्सिटी खुली थी कि टाइम ही नहीं मिलता बहुत बिजी है कुछ टाइम हो तो मैं कुछ अपनी हॉबी को डेवलप कर लूं मैं कुछ ऐसा काम करूं जिससे कि मैं जो मेरा मन में था मैं उसको कर पाऊं लेकिन क्या करें मैडम पूरा दिन यूनिवर्सिटी में निकल जाता है रात को पढ़ना होता है नोट्स बनाने होते हैं लेकिन अब हमें बहुत सारा समय ऐसा मिला है तो अब हम वो सब कर सकते हैं जो हमारे मन में था या जो हमारी हॉबीज थी कहीं आपके मन के कोने में वो दबी हुई थी इसलिए मैं ये सब कहती हूँ कि नकारात्मक ना सोच के हमें सकारात्मक सोचना है पॉजिटिव सोचना है कि क्या क्या हम कर सकते हैं और उसके माध्यम से किस तरह से हम अपने आप को एनरिच कर सकते हैं और समाज के लिए क्योंकि आप तो एनएसएस के बच्चे हैं बिना समाज के तो बात चलेगी नहीं आप साधारण बच्चे नहीं है यूनिवर्सिटी के वो तो
छोटे मोटी हम बातचीत करेंगे, उसमें हम आप और भी बहुत कुछ जोड़ सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो मैं जो आज की जरूरत है मास्क बनाने की बात करूंगी कि आप इस समय जो आपके पास बहुत सारे घंटे हैं, 24 घंटे हैं, उसमें से 6-7 घंटे भी अगर आप सोते हैं, मैक्सिमम 8 घंटे, तो 16 घंटे जो है आपके, उसमें अगर 5-6 घंटे आप अपनी थ्योरी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके बाद 3-4 घंटे आप अपने पेरेंट्स के साथ जरूर काम कराइए, और बाकी 5-6 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे जो भी आप अपनी हॉबी को जरूर दें। तो आप सबसे पहले तो समाज की जो इस समय की जरूरत है, मास्क बनाइए अपने परिवार के लिए, अपने लिए, और कुछ अपने आसपास के उन लोगों के लिए जो इस सुविधा से वंचित है। तो मास्क बॉस, एक मेरे को लड़की ने फोन करके कहा कि मैडम मेरे पास घर में मशीन नहीं है, तो मैंने उसको कहा कि इसके लिए स्विंग मशीन होना बहुत जरूरी नहीं है, सुई धागा हर एक के घर में होता है, पुराना कपड़ा हर एक के घर में होता है, या कोई भी आप अपनी कबर्ड खोलेंगे तो आपको ढेर सारे ऐसे ऑप्शंस मिल जाएंगे कि ओह मैं तो इसका भी मास्क बना सकती हैं। तो आप अपने सुई धागे की मदद से मास्क बनाइए, खुद भी प्रयोग करें और अपने आसपास वालों का। बाकी आप इस समय लेखन कार्य कर सकते हैं, गायन कार्य कर सकते हैं। लेखन का बड़ा शौक होता है और नहीं होता तो हम ये पैदा कर सकते हैं, और नहीं तो अपनी डेली डायरी लगाएं और उसमें जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप एनएस के कैंप के माध्यम से सीख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, और उसमें से कुछ आइडिया आपको मिल रहा है, तो उसके माध्यम से आप कहानी लिखिए, आप कोई कविता लिख सकते हैं, आप कोई राइटअप लिख सकते हैं, कोई और ऐसा आर्टिकल लिख सकते हैं, जो आपके मन में विचार आ रहे हैं उनको आप लिखिए। आपको गाने का बड़ा शौक रहा है लेकिन कभी रियाज करने का मौका ही नहीं मिला, या गुनगुनाने का भी मौका नहीं मिला, तो इस समय आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप गायन ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। और हमारे यहाँ तो म्यूजिक डिपार्टमेंट जो है वो बहुत मदद कर रहा है ऐसे विद्यार्थियों की जो थोड़ा गाना सीखना चाहते हैं, वो आपको ऑनलाइन इस तरह के टिप्स देंगे। संगीत वाद्य यंत्र जो है वो सीख सकते हैं आप, हारमोनियम, गिटार, बांसुरी, तबला। कभी किसी का मन होता है अपनी शादी ब्याह जब घर की होती है कि ढोलक बजाना ही नहीं आता, हम तो वो सीख लें। तो ये सब यंत्र, और मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बताना चाहूंगी कि हमारे वाइस चांसलर इस यूनिवर्सिटी के खुद हारमोनियम सीख रहे हैं आजकल प्रोफेसर हुकमचंद जी से, जो म्यूजिक डिपार्टमेंट के मुखिया हैं। तो जब हमारे वाइस चांसलर इस समय का इस तरह से सदुपयोग कर सकते हैं, तो हम भी इस तरह का कोई वाद्य यंत्र अगर हमारा शौक है तो हम वो भी सीख सकते हैं। इसके अलावा हम कोई छोटी मोटी फिल्म बना सकते हैं, छोटी छोटी फिल्म बनाइए लेकिन जिनमें मैसेज भरा हो। आप पेंटिंग कर सकते हैं, फिल्म के माध्यम से हम दिखा सकते हैं कि कोरोना में कैसे दादा जो है पोते को संभाल रहा है, उठा रहा है, या दादा जो है पोते के साथ बहुत मस्त है, या पूरा परिवार मिलकर फिल्म देख रहा है, या पूरा परिवार मिलकर खाना खा रहा है। तो कई बार हमें 24 घंटे में भी पूरे परिवार को इकट्ठा होने का समय नहीं मिलता। इस तरह की फिल्म जो है, लघु फिल्म जो आप बनाएं, या इस तरह की कोई पेंटिंग आप बनाते हैं, तो ये समाज के लिए एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा। आप कार्विंग कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को कार्विंग करने का शौक होता है लेकिन समय न मिलने के कारण हम ये कभी नहीं कर पाते। अब हमारे पास बहुत सारा समय है। इसके अलावा करियर में कुछ मदद करेंगे आपको चीजें, जैसे MS ऑफिस बेसिक्स आप सीख सकते हैं। इसकी जरूरत आपको हमेशा ही रहेगी, चाहे आपने कल को जॉब करनी है या अभी आप अपनी पढ़ने में है, तो ये एक ऐसी चीज है इसके माध्यम से आप बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं। स्टैटिस्टिकल टूल लगाना सीख सकते हैं, इस समय आपके पास काफी है। आप कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं, कोई भी दूसरी भाषा सीखने से एक तो हम उनका साहित्य पढ़ सकते हैं, जो ओरिजिनल साहित्य पढ़ने में मजा आता है वो दूसरी ट्रांसलेशन फॉर्म में नहीं आता। और वैसे भी अगर विदेशी भाषा आप कोई सीखते हैं, या भारत की बंगला, या सपोज करो आपकी चेन्नई में कल को नौकरी लगती है और आपको वहां की भाषा आती है, तो आपको जॉब करने में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल आप फील करेंगे। तो या कोई बिजनेस भी आप करते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, तो भाषा हमेशा ही जितनी ज्यादा भाषा सीखेंगे आपको मदद ही करेंगी। आपके ये ब्रेन के लिए और आपके करियर के लिए, दोनों के लिए ही बहुत अच्छी है। वीडियो ब्लॉग राइटिंग बहुत पॉपुलर है और बहुत बच्चे कर भी रहे हैं, बहुत और लोग। अपने रोहतक के कुछ बच्चों को मैं जानती हूँ जिन्होंने 2-3 साल में बहुत ख्याति प्राप्त की है ब्लॉग राइटिंग में। तो इस तरह से आप ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप योगा और मेडिटेशन, जो आज के समय में बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे लोग ये कहा करते थे मैं योगा करना तो चाहता हूँ लेकिन समय नहीं मिलता, यूनिवर्सिटी आने का समय हो जाता है। तो इस समय हमारे पास
बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन उसके लिए हमें अपने दिन को प्लान करना पड़ेगा, अपने समय को निश्चित करना पड़ेगा। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि मैडम बच्चे सो के ही नहीं उठते हैं, या रूटीन इतना खराब किया हुआ है कि नहाते ही नहीं है समय से। तो ये सब हमें नहीं करना होगा, हमें अपनी प्लानिंग करके चलना होगा। उसमें योगा और मेडिटेशन को भी आप स्थान दीजिए। एक तो जो न्यूज सुन के आपको थोड़ा टेंशन या थोड़ा उदासी आती है कि फ्यूचर क्या होगा, एग्जाम होंगे नहीं होंगे, आगे हमारी डिग्रीज का क्या होगा, हमारी जॉब्स का क्या होगा, वो सब नहीं होगा। योगा और मेडिटेशन आपको स्ट्रेस से रिलीफ देता है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। आप कुकिंग कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आजकल लोग काफी कर भी रहे हैं। लेकिन अच्छे पकवान बनाने की सीखने के लिए आपको यूट्यूब बहुत मदद करेगी। दूसरा, आप अपनी बनाइए और उसको यूट्यूब पे डालिए। छोटी छोटी आप वीडियोस बना सकते हैं, छोटे छोटे आप ये कर सकते हैं, अपना चैनल बना सकते हैं, और इसके माध्यम से आप बहुत सारा समय जो है इसमें सदुपयोग कर सकते हैं। वैदिक मैथमेटिक्स आजकल कई चैनल सिखा रहे हैं, फ्री में सिखा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें और भी हैं जो आजकल फ्री में टीवी पे सिखाई जा रही हैं कई चैनल्स पे, हम उनका फायदा ले सकते हैं। हैंडमेड कार्ड्स बनाइए। आजकल इन दिनों में किसी भी आपके दोस्त का जन्मदिन है और आप अपने घर में बैठे कार्ड बनाते हैं उसके, चाहे वो जूट की मदद से लेते हैं, कपड़े की मदद लेते हैं, या कुछ भी और पेपर पे बनाते हैं, जो भी घर में अवेलेबल है, और उसकी एक अच्छी सी पिक खींचकर उस दोस्त को भेजते हैं, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़ी खुशी उसको और कोई नहीं होगी। आपके बड़े से बड़ा गिफ्ट भी जो है वो उसको ये खुशी नहीं दे सकता। इसके अलावा बुक मार्क बना के रख लीजिए, उनकी जरूरत हम सबको पड़ती है। ये सब आपको जो है बहुत खुशी भी देगा और एक आपके हाथ में हुनर भी पैदा कर देगा। तो आर्ट एंड क्राफ्ट भी एक बहुत ही अच्छा साधन है। हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं। बहुत सारे हेल्थ टिप्स आते हैं कि आप अपनी रसोई में से क्या क्या ऐसी चीजें लेके अपने स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए खा सकते हैं, तो वो भी आप फ्री चैनल्स आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आप सब कर सकते हैं। इसके अलावा किचन गार्डनिंग बहुत ही अच्छी हॉबी है, बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट्स पे आ रहे हैं। मैडम सविता के डिपार्टमेंट की जो सुमित गिल जी है, उन्होंने अपनी छत के ऊपर ही बहुत अच्छा गार्डन कुछ ही दिनों में लॉकडाउन के दौरान ही बना दिया। उसको हमने दिखाया भी था, हम आप बच्चों से भी शेयर कर सकते हैं। किचन गार्डन एक बहुत अच्छी हॉबी है, और आप ये सब काम भी बहुत आपको खुशी देगी, एनर्जी देगी। जैसे जैसे पत्ते निकलते हैं, फूल निकलते हैं, तो एक अलग ही तरह की हमें खुशी मिलती है। इसके अलावा बुक रीडिंग बहुत ही अच्छी हॉबी है, और बहुत सारे बच्चे, अक्सर जब क्लास में भी बच्चों को कहती थी कि आपको कुछ साहित्य पढ़े, कुछ ये, तो मैडम टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन इस समय साहित्य पढ़ने का बहुत ही अच्छा समय है। बहुत सारे बच्चे विदेशी हम कहें दूसरी कंट्रीज का साहित्य तो पढ़ते हैं आप, जैसे इंग्लिश साहित्य बहुत सारे बच्चे, शेक्सपियर आप पढ़ रहे हैं, आप कीट्स पढ़ रहे हैं, आप शैली आपने पढ़ा है, लेकिन अगर भारत का साहित्य नहीं पढ़ा, आप मुंशी प्रेमचंद को भी पढ़ें, आप अज्ञा को भी पढ़ें, आप भारती को भी पढ़ें, आप हरिवंश राय बच्चन जी को भी पढ़ के देखें, ताकि आप भारत के दर्शन उनके माध्यम से कर सकें। तो इस तरह से मैं आपको कहूंगी बुक रीडिंग भी एक बहुत अच्छी हॉबी है। हॉबीज के लिए कहा जाता है कि हॉबीज आपके व्यक्तित्व का आईना है। जो जैसा आपका व्यक्तित्व है, आपकी हॉबी को देखकर हम समझ सकते होते हैं। तो आप ऐसी हॉबीज पैदा करिए कि जिससे आपके व्यक्तित्व में भी निखार आए, आपको कल को जॉब में भी उसमें बहुत फायदा होगा, और आपको एक आंतरिक खुशी जो मिलेगी उसका तो हम कोई मूल्य ही नहीं है। इंटरनेट सर्फिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप फोकस्ड रहिए, आपको क्या देखना है और कितना किससे क्या सीखना है, तो ये भी एक बहुत अच्छा काम हो सकता है। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगी मैडम आपसे, आप बच्चों को बताना, कम्युनिटी सर्विस या कम्युनिटी वर्किंग जो एक आपका तो एक पार्ट है। जो वॉलंटियर्स हैं वो सारे तो एनएसएस में आके सीखते ही ये हैं, करते ही ये हैं कि हमें कम्युनिटी की सर्विस करनी है, हमें कम्युनिटी के साथ बात करनी है, हमने उनको उनकी मदद करनी है। लेकिन आप कहेंगे कि मैडम इस समय जब हम अपने घरों में बंद हैं तो हम कम्युनिटी की सर्विस कैसे करें? तो इस समय भी हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हम कम्युनिटी की सर्विस कर सकते हैं, और उसके माध्यम से उनको कुछ सुख या रिलीफ दे सकते हैं। यहाँ मैं एक छोटी सी गुरु नानक जी का किस्सा आपसे शेयर करना चाहूंगी कि गुरु नानक जी के पास एक बार एक गरीब व्यक्ति आया, तो उसने कहा कि गुरु नानक जी मैं तो बहुत गरीब हूँ। तो गुरु नानक जी कहने लगे कि आप कैसे गरीब हो? कहता जी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गरीब हूँ। तो गुरु नानक जी ने कहा कि आपने कभी कुछ दिया ही नहीं, तो इसलिए आप गरीब हो।
तो कहने लगे आपके पास ये सुंदर हाथ है, इससे आप समाज की सेवा कर सकते हो, उनको कुछ दे सकते हो। आपके पास सुंदर मुखड़ा है, आप किसी को स्माइल दे सकते हो, मुस्कुरा कर उसको खुशी दे सकते हो। आपको भगवान ने अच्छा बोलने वाला मुंह दिया है, इससे आप 2 अच्छे शब्द बोल सकते हो, किसी की प्रशंसा कर सकते हो। तो इस तरह से हमें हमारे पास जो हमारा अपना अस्तित्व है, हमारा व्यक्तित्व है, जो हमारा भगवान ने ये शरीर दिया है, वो कहने लगे गुरु नानक जी उसको कि व्यक्ति आत्मा से गरीब होता है, लेकिन गरीबी जो होती है वो मन से अगर आप गरीब नहीं है, आपको अगर कुछ पाना है तो उसके लिए आपको कुछ देना भी पड़ेगा। तो इसी तरह से बच्चों, वॉलंटियर्स जो आपके यहाँ हैं, उनको मैं कहना चाहूंगी कि आप कुछ ना कुछ जरूर करिए समाज के लिए। तो आप कर भी रहे हैं, मुझे ये सब पता है कि आप बहुत कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ कुछ और थोड़ी बात करना चाहूंगी कि उसके विषय में कि हम क्या कर सकते हैं। पहले मैंने मास्क की बात तो आपको कही है कि हम मास्क बनाकर बांटे, खासकर उन लोगों में मैंने सुना है कि कुछ बस स्टैंड के आसपास, रेलवे स्टेशन के ऊपर या कुछ। I request Professor Anjana Garg ma'am to unmute yourself, ma'am, please. Actually, I have mute all. I will click mute. Yeah, ma'am. No. Sorry for interruption, ma'am. अभी म्यूट हुआ था? नहीं, अभी मैं कहाँ थी मैं हूँ? अच्छा, ओके। तो हम बात कर रहे थे कि उन लोगों में आप मास्क बांटिए, क्योंकि उनको लगता है कि ये शायद खरीदने पड़ेंगे या उनको शायद इतनी अवेयरनेस भी नहीं है। तो हमें क्या करना है कि उन लोगों को इसके बारे में बताना है। मैंने पहले कहा है कि घर में जो कपड़ा उपलब्ध है उससे हम कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको कहूंगी, उनमें आप साबुन के छोटे छोटे टुकड़े बांटे। मैं बड़ी साबुन इसलिए नहीं कह रही कि पहले हमने उनको आदत डालनी है। सैनिटाइजर भी शायद उनको ना यूज करना है, जो थोड़ा हमें लगता है कि महंगा भी है, लेकिन आप साबुन के छोटे छोटे टुकड़े उनको बांटिए और हाथ धोने सिखाइए कि आपने कैसे हाथ धोने। धीरे धीरे उनको आदत पड़ जाएगी और फिर उसके बाद वो उसका प्रयोग करने लगेंगे। तो ये भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करना चाहूंगी, बहुत सारे लोग उनको खाना तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन मैंने देखा है कुछ लोगों को कपड़े की जरूरत है कि उनको हम कुछ कपड़ा उपलब्ध करवाएं। तो मैं ना यहाँ एक कहानी सुनाना चाहूंगी, उसके माध्यम से एक मैसेज। कोरोना के दौरान मैंने भी थोड़ा बहुत कुछ लिखा है, बहुत छोटी सी लेखिका हूँ, कभी लिखती हूँ। इस कहानी में मैंने कहा है कि एक रामकली है, वो अपने हाथ में 4 बड़े बड़े थैले उसने पकड़े हुए हैं पुराने कपड़ों के, और वो निकलती है अपनी दोस्त के पास, जो खोली के पास से, और उसको कहती है कि फूल देवी जब फ्री हो जाओ तो मेरी खोली में आ जाना। 5 मिनट बाद ही फूलवती उसकी खोली में आ जाती है और कहती है हाँ, कहती ये सब कपड़े रखे हुए हैं, कुछ डिस्टर्बेंस है कि हम पहले। मीनाक्षी मैम म्यूट कीजिए सबको आप। Volunteers are requested to mute yourself. Please keep your mics mute. Don't unmute again and again. Anjana ma'am, sorry for interruption. Now you unmute yourself. Ma'am, you are requested to unmute yourself. बात कर रही थी तो वो उसको कहती है, वो पूरे कपड़े बाहर निकाल के रख देती है और 4 थैले और होते हैं, उनके भी बहुत सारे कपड़े निकाल के कहती है ये सब मैडम ने दिए हैं, गेट पे रख दिए थे और मेरे को फोन करके कहा कि फूलवती ये सब ले जाओ। तो रामकली कहती है इतने सारे कपड़े? कहती हाँ, मैडम के पास ने ये सब कपड़े दिए हैं। मैंने आज तक तो मैडम को भर भर के थैले लाते ही देखा था, पहली बार इतने निकालते हुए देखा है। तो क्योंकि आजकल शॉपिंग तो हो नहीं सकती, तो हमारा घर जो है कपड़ों से भरा हुआ है, हम उनको निकाल सकते हैं। तो वो उन कपड़ों को निकाल के सामने कहती है कि जो भी तेरे काम के हो, तेरे पति के काम के हो, तेरे बच्चों के काम के हो, वो सारे तुम ले जाओ। तो उसकी सहेली कहती है कि नहीं ये तुम ही रख लो, तुम्हारे आगे काम आ जाएंगे। वो कह रही है नहीं बहन, मैंने नहीं अपनी ये खोली भरनी, बस मुझे तो जितनी जरूरत थी मैंने उतने रख लिए हैं, बाकी तुम ले जाओ। ये तो इतने ज्यादा कपड़े हैं कि आसपास की 10 खोलियों के लोगों का तन भी ढक जाएगा। तो ये कहते हुए उसके भाव में एक संतुष्टि है। तो ऐसे ही मैं आप लोगों को भी कहूंगी, सब अपनी अपनी कबर्ड हम खोलेंगे, इस बहाने घर की सफाई भी हो जाएगी और बहुत सारे ऐसे कपड़े निकल आएंगे जो हम ऐसे लोगों को दे सकते हैं जिनको कपड़ों की दिक्कत आ रही है या गर्मी आ चुकी है, मच्छर बहुत हो चुकी है, उनको ओढ़ने के लिए कोई चादर भी नहीं है। हमें अपने घर की पुरानी चादरें और ऐसी चीजें निकालनी चाहिए और उन लोगों तक किसी भी तरीके से हम
पहुंचा सकते हैं। जब भी हम अपना राशन पानी लेने निकलते हैं, दूध लेने निकलते हैं, तो कोई भी ऐसी जगह पे जाके उनकी ये मदद की जा सकती है। तो ऐसे ही मैं खाना कहूंगी कि अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसा है जो भूखा है, उसको खाने की दिक्कत है, तो हम उनको चावल देकर या बना हुआ खाना देकर जैसा भी है मदद कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगी ओल्ड पर्सन की। हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं उनके लिए तो हमें अक्सर सिखाया जाता है, मैसेजेस भी आते हैं या बहुत सारे लेक्चर्स में भी आपने सुना होगा कि जो घर के बुजुर्ग हैं उनकी मदद करें, उनको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखें। लेकिन मैं यहाँ बात करना चाहूंगी कि जिनके बच्चे कहीं दूर है, या तो भारत में कहीं बॉम्बे, कैलकाटा या कहीं दूर नौकरी करते हैं, या किसी और कार्य से वो बाहर हैं, या विदेशों में रहते हैं, ऐसे बुजुर्ग जो हैं वो बहुत इनसिक्योर फील कर रहे हैं। आप 5 मिनट जरूर उनसे बात करें। अगर रोज भी आप 2-2, 3-3 बुजुर्गों से, एक बुजुर्ग से भी ऐसे बात करेंगे, उनको बड़ा हौसला मिलेगा। दूसरा, आप उनके लिए क्या कर सकते हैं कि वो इस तरह से है कि उनको ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करनी है, सामान कैसे मंगवाना है, क्योंकि पहले तो जो उनके घर में कोई काम करती थी मेड, या वो उनसे सामान मंगवा लेते थे, या दुकानदार उनको डिलीवर कर जाता था। लेकिन अब उनको काफी दिक्कत आ रही है, तो आप उनको कह सकते हैं कि आपका ऑर्डर मैं अपने फोन से कर देता हूँ। तो उनको इससे बहुत सहायता मिलेगी, उनको बहुत तसल्ली मिलेगी। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि जब आप उनसे फोन पे बात करेंगे कि अंकल आप कैसे हैं, दादा आप कैसे हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। आप उनको कहेंगे कोई घबराने की बात नहीं है, आपके बच्चे भी ठीक रहेंगे, वो भी आ जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी आप उनकी सेवा कर रहे हैं, इससे उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम ओल्ड पर्सन जो हमारी सोसाइटी के हैं उनकी मदद हम कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करना चाहूंगी कि जो डॉक्टर्स हैं, हमारे आसपास जो डॉक्टर्स हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ सपोज करो वो मेडिकल में या कहीं भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, घर में उनके बच्चे अकेले या बुजुर्ग अकेले हैं, मैं ये मानती हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग हमने बना के रखनी है। लेकिन हो सकता है कि उनके घर में कोई खाना ही बनाने वाला ना हो, तो आप उनको खाना चुपचाप बना के वहां रखा है, वो उठा लेंगे। या उनको उनसे भी आप फोन पे उनके बच्चों से बात करते रहें कि आपके मम्मी पापा आ जाएंगे, सब ठीक होगा, कोई दिक्कत हुई तो आप हमें बताना। इस तरह से कोई कोई भी तरह की उनको जरूरत है, तो हम इस तरह से छोटी मोटी, वैसे तो हम कहते हैं कि डॉक्टर साथ भगवान है, सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन हमें भी उनके लिए सिर्फ थम्स अप करके या ये कह के कि बहुत अच्छे हैं, ये गॉड है, लेकिन हम उनकी किसी भी तरीके से मदद भी करें। ऐसे नर्सिस को मैंने सुने बहुत दिक्कत आ रही है, उनके परिवार में जो कोई बुजुर्ग है या बच्चे हैं वो काफी सफर कर रहे हैं, तो हम उनकी मदद भी ये कर सकते हैं। जो भी मेडिकल स्टाफ है, किसी भी उस पे है, तो उनको अगर किसी भी चीज की इस तरह की जरूरत है तो हम ये सब कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको कहना चाहूंगी वॉलंटियर्स को कि आप अगर ये सब करेंगे तो उससे क्या होगा कि समाज को एक दिशा मिलेगी। एक बात मैं और यहाँ शेयर करना चाहूंगी कि मैं यूनिवर्सिटी में ही देखती थी कि पहले तो डॉग्स जो हमारी यूनिवर्सिटी में घूमते हैं बहुत सारे, उनको बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटी में सैर करने आते थे, तो खाना चपाती सुबह बहुत सारी बना के लाते थे, उनको डालते थे और उनको खाना मिल जाता था। लेकिन आजकल जो जब से लॉकडाउन हुआ है तो बाहर के लोगों की एंट्री यूनिवर्सिटी में बंद हो गई है, तो वो उनको खाना मिलना बंद हो गया था। तो यहाँ भी मैं बताना चाहूंगी कि यूनिवर्सिटी इसके लिए बहुत कर रही है। वाइस चांसलर साहब ने फैकल्टी हाउस में रोज 5 किलो सुबह और 5 किलो शाम को चपातियां आटे की बनवानी शुरू की, और वो सभी डॉग्स को डाली जाती है। तो ऐसे आप भी जिस कॉलोनी में या जहां भी रहते हैं, इन पशु पक्षियों का भी ध्यान रखिए, क्योंकि लोग बाहर नहीं निकल रहे, तो इनको भी खाने की दिक्कत जो है वो आ रही है। इसके अलावा मैं बात करूंगी कि थोड़ा सा आप सब तो सेंसिटाइज्ड हो, क्योंकि आप सब तो बच्चे एनएसएस से जुड़े हुए हो, लेकिन हमने क्या करना है, एक चेन बनानी है। आपने आगे आगे लोगों को सेंसिटाइज करना है कि ऐसे समय में जो दुख तकलीफ में लोग हैं, हमारे पास सब साधन है, घर में खाना भी है, टीवी भी हमारे पास है, इंटरनेट सर्विसेज भी हमारे पास है, और काफी दिनों की बहुत सारे, मैं बच्चों को जानती हूँ कि शायद चिंता भी नहीं होगी कि आगे क्या होगा, लेकिन हमें थोड़ी सी हमारे समाज को उनके बारे में संवेदनशील करना है जो इन सारी चीजों से वंचित है। यहाँ भी मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनानी चाहूंगी, क्योंकि जैसे ही अष्टमी आई थी और मैं अक्सर जो मजदूर वर्ग के बच्चे होते हैं उनको ही कंजक दिया करती थी। और अगर बहुत सारे बच्चे गुफा वाले मंदिर को जानते हैं तो उसके बाहर बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठते हैं, खासकर अष्टमी वाले दिन जिस दिन कंजक करते हैं,
और वो बहुत खुश होते हैं जब आप उनको देती है। इस कहानी में मैंने दिखाया कि रामकली की बेटी जो है उसका हाथ जोर जोर से सुबह सुबह खींच रही है कि माँ आपने मुझे जगाया नहीं, आज तो अष्टमी है, कंजक का दिन है, मुझे तो मंदिर के बाहर जाना था, जल्दी चलो मंदिर के बाहर चलो, मेरी सहेली मुन्नी ने तो बहुत सारी कंजक इकट्ठी कर ली होगी, आपने मुझे बहुत देर कर दी। ले उसकी माँ उसको कहती है कि आज नहीं जाना मंदिर के बाहर। वो कहती माँ क्यों नहीं जाना, आज तो कंजक है। तो कहने लगी कि नहीं, एक महामारी फैली हुई है जिसमें कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा, आज तो कोई कंजक देने के लिए आएगा भी नहीं, तो इसलिए आप और हम सब घर में रहेंगे, कोई नहीं बाहर। वो कह रही है नहीं नहीं माँ, फिर अपनी उंगली पे गिनते हुए कहती है माँ मेरी कंजक, मेरी रबड़ बैंड, मेरा ज्योमेट्री बॉक्स, जो जो सामान है, मेरे रिबन, इन सब का क्या होगा, ये सब तो मुझे कंजक में ही मिलते थे। तो उसकी माँ कहती है कि इस बार ये सब आपको कुछ नहीं मिलेगा। वो अब जमीन पे लेट के रोना शुरू कर देती है और माँ को कहती है कि नहीं मुझे तो हलवा चाहिए, मुझे तो पूरी चाहिए, और बहुत चिल्लाती है कि नहीं मुझे हलवा पूरी ही खाना है। लेकिन रामकली सोच रही है कि इसको मैं कैसे समझाऊं कि अगर ये लॉकडाउन और बढ़ गया तो शायद उसको ये हलवा पूरी तो क्या, ये जो नमक के साथ में इसको चावल दे रही हूँ वो भी नहीं मिलेंगी। तो ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों के बारे में हमने, समाज को आप लोगों ने संवेदनशील करना है कि हम अपने लिए तो सोचे ही सोचे, लेकिन समाज के इस वर्ग के लिए, इस तबके के लिए भी सोचे। हम टीवी पे अक्सर देख रहे हैं, पीछे हमने एक न्यूज देखी थी कि निगम बोध घाट दिल्ली में बहुत सारे लोग जो हैं पीछे की तरफ बैठे हुए हैं और किसी ने बहुत सड़े गले केले वहां पर फेंके, उसके ऊपर भी वो टूट के पड़ गए। तो कई बार हम घर में जब पूरा फुल खाना हमें अच्छा मिल रहा होता है तो हम विचार ही नहीं कर पाते, लेकिन ये छोटी छोटी कहानियां या कविता या कुछ भी ऐसा लिख के, जैसे हम देखते हैं कि स्वतंत्र भारत जब करना था तो बड़े बड़े कवियों ने ऐसी जोशीली कविताएं और कहानियां लिखी जिनके माध्यम से लोगों को जागरूकता मिली और लोगों ने उस चीज का वो किया देश के लिए। तो इसी तरह से कोरोना के समय में समाज की सेवा करने के लिए आप कुछ ऐसा करिए, जो मैंने पहले कहा कि ऐसी पेंटिंग्स बना सकते हैं, ऐसी लघु कथाएं आप बना सकते हैं जिनके माध्यम से हम लोगों को एक संदेश दे सकते हैं। और खुद तो हमने सेवा करनी है, खुद तो मुझे पता है मेरे सारे के सारे ये वॉलंटियर्स जो हैं हमारी यूनिवर्सिटी के बहुत एक्टिव हैं, बहुत काम कर रहे हैं। मैडम क्वेश्चंस लेनी है क्या कि मैं कैरी ऑन करूं? मैडम सविता, क्वेश्चंस क्या? कैरी ऑन। नहीं क्या, हाँ मुझे मैं क्वेश्चंस लेने हैं या मैं कुछ और कैरी ऑन करूंगा? फ्रेंड्स अगर कुछ चैट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं तो मैं नोट कर रही हूँ मैम, ऐसा कुछ अभी तक आया नहीं है, अगर कुछ आएगा तो मैं आपको नोट करके बता दूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। तो मैं आगे बच्चों से वही बात करना चाहूंगी आगे थोड़ा सा। तो ये जो है एक वातावरण जो बना हुआ है, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, लोगों में नकारात्मकता भी बहुत आ रही है और लोग सोच रहे हैं कि कब ये लॉकडाउन खत्म होगा, कैसे ये सब होगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी इस क्षेत्र में बहुत काम कर रही है। हमने एक टनल भी बनाई है जिसमें फॉगिंग होती है, आपको वहाँ कोरोना फ्री, अगर कुछ ऐसे जीवाणु आपके साथ हैं तो वो निकल जाएंगे। एम्बुलेंस की सुविधा दी है, अगर यूनिवर्सिटी के अंदर किसी को भी कोई दिक्कत आती है तो हम उस एम्बुलेंस का यूज कर सकते हैं। मेडिसिन प्रोवाइड की जा रही है, फल सब्जियां दूध सब कुछ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा डीएसडब्ल्यू ऑफिस ने योगा की वीडियोस बनाकर शेयर की है यूट्यूब पे, तो आप उनकी मदद से भी घर में योगा कर सकते हैं। वैसे आपके कुछ बच्चों की वीडियोस भी मैंने देखी है, वॉलंटियर्स ने बनाई है वीडियो और उनको डाला है, बहुत अच्छी वो वीडियोस है। लेकिन इसके अलावा आप उस डीएसडब्ल्यू ऑफिस की जो हमारे ट्रेन देसवाल सर और मैडम है, उनके दिशा निर्देश में वो वीडियोस तैयार की गई है, उनके माध्यम से आप ये फायदा ले सकते हैं। एक जो सबसे बड़ी इस समय जरूरत है, एक मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट ने इंताक्षरी प्रोग्राम शुरू किया, वंडरफुल। ऐसे में स्ट्रेस फ्री करने के लिए इससे अच्छा कार्यक्रम और नहीं हो सकता। इनकी सोच को मैं मुबारकबाद देती हूँ कि इतना अच्छा इन्होंने कार्यक्रम सोचा और लोगों को जोड़ा, स्टूडेंट उसमें आ रहे हैं। तो ये कार्यक्रम भी यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही अच्छा किया है। बहुत सारे कार्यक्रम है, कहीं पोस्टर मेकिंग हम करवा रहे हैं, लेकिन एक जो सब आपके काम की चीज है, सभी काम की है, लेकिन ये थोड़ा आपके परिवार के, आपके समाज के जो वर्ग उदास है, कहीं बुजुर्ग उदास है कि वो आगे क्या होगा, कहीं हमें तो नहीं ये हो जाएगा, वो है हमने एक हेल्पलाइन शुरू की है जिसका नाम रखा है समाधान। हमारे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ने इसकी शुरुआत की है और हमारे पुराने एक्सपर्ट टीचर जो हैं वो भी इनके साथ लगे हैं, कुछ डॉक्टर्स की मदद भी इसमें ली गई है, टीचर्स भी इसमें काउंसलिंग कर रहे हैं 24/7।
आप कभी भी आप कहो तो मैं आपको फोन नंबर भी दे दूंगी, वैसे मैडम के पास भी होगा। उस फोन के माध्यम से आप जब भी कॉल करेंगे तो आपको एक एक्सपर्ट आदमी जो है वो राय देगा। दूसरी बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो समाधान हमने शुरू किया है, इसमें हमारी यूनिवर्सिटी के लोग ही नहीं, कोई भी बाहर का व्यक्ति, आपके पेरेंट्स, आपके गांव के लोग, आपके आसपास के लोग, जो भी बातचीत करना चाहें कि हमें ये अच्छा नहीं लगता, हमें बहुत चिंता है, हमें ऐसा लगता है कि आगे काम कैसे होगा, हमारे देश में तो नहीं कहीं, बहुत सारे ऐसे प्रश्न मेरे पास भी आते हैं पेरेंट्स के, उन सारी बातों का समाधान होगा। और दूसरा, आपको टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री आप फील करेंगे, वो आपको रिलैक्स करेंगे, आपको थोड़े टिप्स देंगे, उनके माध्यम से आप अपने आप को बहुत ही अच्छा फील करेंगे। तो ये मैं इसलिए इतना विस्तार से आपको बता रही हूँ कि यूनिवर्सिटी ने ये सर्विसेज शुरू ही इसलिए की है कि सोसाइटी में काफी ज्यादा उदासी एक आ गई थी, काफी प्रॉब्लम आ गई थी। आप इटली या दूसरी कई कंट्रीज की न्यूज देखते होंगे तो उसमें कई लोग फोन करके पुलिस को या उनको कहते हैं कि हम सुसाइड करने जा रहे हैं, हम बहुत डिप्रेशन में है, आप और बढ़ाएंगे तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ फिर भी थोड़ा सा परिवार जुड़े हुए हैं, हमारे समाज में आपस में मिलजुल कर रहने की थोड़ी भावना भी है। तभी मैंने कहा है कि कुछ ऐसे बुजुर्ग जो ऐसे परिवार हैं उनको आप फोन करके तसल्ली दे सकते हैं, 5 मिनट उनसे बात कर सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी की सर्विसेज का भी हम जो है फायदा ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप जो है अपने बुजुर्गों का, अपने परिवार के लोगों का, अपने गांव के लोगों का जो भी टेंशन में है, जो भी किसी भी कारण से परेशानी में, उनकी परेशानी को दूर कर सकते हैं। अब मैं एक लास्ट में आप लोगों से ये बात करना चाहती हूँ कि इस चीज को पॉजिटिव लो। आप लोग भी बहुत न्यूज पढ़ रहे होंगे कि बहुत ज्यादा लोगों में लड़ाई झगड़े हो रही है, फैमिलीज में जो घरेलू कलह है, जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो बहुत बढ़ गया, पूरे विश्व में बढ़ गया है, भारत में भी बढ़ गया है। जो विमेन कमीशन है उसमें बहुत सारे केस आ रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम पॉजिटिव सेंस में सोचें और सकारात्मक हो जाएं तो बहुत कुछ, एक दूसरे की अच्छाइयों को देखो, एक दूसरे के गुणों को देखो। मैं एक छोटी सी कहानी में आपको सुनाती हूँ कि जो नीलम है, उसकी वो अपने बहन को फोन करके कहती है कि भाई को मेरे को लेने मत भेजना। वो कहती क्यों, तूने तो कहा था कि जल्दी भेज, वो तो बड़ी मुश्किल से डीसी से परमिशन लेकर और कल सुबह आ रहे हैं तेरे को लेने के लिए। कहती नहीं नहीं अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो कहती ऐसा अब क्या हुआ अचानक, तुमने तो इतना ज्यादा शोर मचाया हुआ था। कहती नहीं नहीं, एक हफ्ता मैंने इनके साथ रह के देखा, तेरे जो जिया जी हैं वो तो बहुत ही अच्छे हैं, मेरे साथ पूरा काम करवाते हैं, मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। और इससे पहले तो हम, लॉकडाउन से पहले तो हम दोनों ही अपनी अपनी दुनिया में, अपनी अपनी नौकरियों में व्यस्त थे, दोनों के पास एक दूसरे के लिए समय नहीं था। लेकिन अब इकट्ठे रह के देखा तो पता लगा कि दोनों में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए मुझे नहीं आना। तो वो लड़की अपनी सिस्टर को ये सब बता रही है। इस तरह से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हम चाहें तो अपने घर का वातावरण, अपने आसपास के वातावरण को पॉजिटिव कर सकती हैं। बहुत सारे लोग मुझे फोन करके कहते हैं कि बड़ी चिड़चिड़े हो गए, हमें बड़ी इरिटेशन होती है, मुझे अपने भाई की नेचर पसंद नहीं, वो दूसरा कहता है मुझे अपनी बहन की नेचर पसंद नहीं। तो ये सब हम कब करते हैं, जब हम लोगों के अंदर सहन शक्ति की कमी होती है। जब हम दूसरे की अच्छाइयों को देखेंगे, परिवार के सदस्यों को, तो उससे क्या होगा कि हम डेफिनेटली, क्या हो जाएगा कि हम अच्छे वातावरण को बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और उससे क्या होगा, घर का जो वातावरण है सौहार्दपूर्ण हो जाएगा। और ये लॉकडाउन का पीरियड भी निकल जाएगा, डेफिनेटली निकल जाएगा। ये हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए, हर मुसीबत जो है उससे हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और मैं अपने वॉलंटियर्स को भी कहना चाहती हूँ कि आप इससे कुछ फायदा लें, कुछ सीखें। और आपको ये एक, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी भयानक, हम मैं कहूंगी महामारी जो पूरे विश्व को डरा रही है। लेकिन करना हमने क्या है कि इसमें से भी हमने निखर कर निकलना है, इसमें से भी हमने कुछ सीख के निकलना है। जब लॉकडाउन खत्म हो तो मुझे ये हो कि ये मेरी जो है उपलब्धि है। एक दिन विश्व ने एक मीटिंग ली थी, उसमें उन्होंने कहा भी था कि सब लोग एक एक डायरी लगा लीजिए और उसमें रोज लिखिए कि आज मैंने क्या किया है। तो मैं भी आप सबको कहूंगी कि अपने आप को अनुशासित रखिए, अपने दिन को प्लान, दिन आपको प्लान नहीं करे, आप दिन को प्लान करें कि सुबह से लेकर रात तक मैंने क्या करना है। तो डेफिनेटली अगले दिन आप एक अच्छे उससे उठेंगे और आपको एक अच्छा अनुभव होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा से पूरी एनएसएस टीम को, सभी टीचर इंचार्जेस को, गुलिया साहब को और मैडम सोनू, मैडम सविता राठी, श्री भगवान जी का
पुनः दिल से धन्यवाद करती हूँ अपने वॉलंटियर्स को। बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने पेशेंट हियरिंग मुझे दी, आपने मुझे सुना। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Dr. Sonu, I deem it a great honor and privilege to propose the vote of thanks on 6th day of our 7-day NSS e-camp. First and foremost, I'm very thankful to you, Anjana ma'am, who despite her busy schedule has found time to grace this occasion, and for her valuable contribution in spreading basic awareness among our NSS volunteers. Thank you, ma'am, for telling them during lockdown what new they can do, and thanks for your comprehensive, very simple but useful tips to our NSS volunteers. Thank you, ma'am, for connecting with us via NDU WebEx platform. Lastly, I end my words by a quote: be grateful for what you have, work hard for what you don't have, stop complaining, wishing, start working, start working. This is a message to our all NSS volunteers. Thank you, Professor Anjana ma'am. Thank you again for such a wonderful talk with our NSS volunteers. Over to you, Nakshi ma'am. Dear volunteers, myself Dr. Savita Rathi. Our chief guest has joined us. Welcome, sir. And thank you so much for being a part of this NSS e-camp. Sindhu, sir, Yes. hear me? Yes. Thank you, sir. Sir, Madam Professor Anjana is also with us. Okay. So first of all, everyone, Evening, sir. program Welcome, coordinator, please. dear students, Professor Anjana Garg, and dear young students. I am really thankful to all of you for giving me this opportunity to share Sir, my I want to views. say, excuse me, sir, I want to say a few lines for you, please. Dear volunteers, we are indeed very lucky to have the presence of our chief guest, Dr. Baljit Sindhu, controller of examination, Maharshi Dhanand University among us, to inspire us. Sir is well known for his excellent teaching skill and is doing equally good as controller of examination. Sir is very cooperative and kind. He is always ready to extend his kind help whenever it is needed. Now, let's have the privilege of listening our energetic and very committed controller of examination, Dr. Baljit Sindhu. Please, sir. So first of all, good evening to everyone. Good evening, sir. Really thankful Good evening, to sir. all the program coordinators for giving me this opportunity to share my views through this platform. I also congratulate to all the coordinators for organizing this 7-day NSS during lock periods. And I also congratulate to the participants, especially to the remote areas participating in the camp. Dear young students, I hope all of you, your family, relatives, near and dear are fine. Can you hear me? Hello? Yes, sir, we can. Okay. You are quite audible. Okay. Dear students, हम आपसे एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं सर। हमारे सारे वॉलंटियर बहुत उसी के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। स्टूडेंट से पहले मैं 2-4 चीजें शेयर करना चाहूंगा रिगार्डिंग जो है कोविड-19 महामारी जरूर है, लेकिन घबराना नहीं, डरना नहीं। इससे हमने लड़ाई लड़नी है और इसमें 3-4 चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। जो इस चीज का हम ध्यान रख लेंगे, इस लड़ाई को हम 100% जीत के रहेंगे। फर्स्ट वन इज सोशल डिस्टेंसिंग, नीट एंड क्लीन। एक अपना जो है खाने पीने का ध्यान रखें। नाउ फॉर द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द एग्जामिनेशंस एंड देयर सिलेबस, ये चिंता का विषय है क्योंकि ऐसे टाइम पे महामारी आई है
जब हमारे सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुए थे और एग्जाम्स भी जो है होने थे। हम इनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, बच्चों घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी सिचुएशन नॉर्मल होगी, एज एंड व्हेन आफ्टर 15 days यूनिवर्सिटी आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवा देंगे, मोस्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। और अगर उसके बाद भी मान लो कोई ऐसी वर्स सिचुएशन रहती है, मान लो लॉकडाउन जो है लिफ्ट नहीं होता, ये कंडीशंस और हो जाती है, उसके बाद भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, कोई ना कोई वे आउट हम निकालेंगे। हमारे पास कई ऑप्शंस हैं ताकि किसी स्टूडेंट्स का कोई साल बर्बाद ना हो, और फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हों, और बाकी जो लोअर सेमेस्टर्स में हैं वो ऑटोमेटिकली प्रमोट हो जाएंगे, उनके बाद में एग्जाम्स करवा लेंगे जब भी सिचुएशन नॉर्मल होगी। ये तो एग्जामिनेशंस की बात, पैनिक की जरूरत नहीं है। और आपके सिलेबस के बारे में पता है, उस टाइम जब लॉकडाउन शुरू हुआ था उस टाइम 60 to 70% सिलेबस हुए थे, तो इसलिए उसमें भी कुछ न कुछ यूनिवर्सिटी आपको रिलैक्स देगी ताकि आपको पेपर अटेम्प्ट करने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स ना हो। हम सारा आपका ध्यान रखेंगे और कोशिश हमारी यूनिवर्सिटी की यही रहेगी किसी स्टूडेंट्स का कोई नुकसान ना हो, किसी एंगल्स पे, किसी पार्ट्स पे। मेन पॉइंट्स आपके बारे में, आपको एग्जामिनेशंस के बारे में बताना चाहता हूं, जो कि स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। व्हाट इज एग्जामिनेशन सिस्टम एंड व्हाट आर द रिफॉर्म्स डन बाय द यूनिवर्सिटी। नाउ द एग्जामिनेशन सिस्टम इज डिवाइडेड into two parts. The first one is pre-examination and the second one is post-examination. There are several steps involved in both pre and post examinations. The first one is pre-examination. The first part of pre-examination is students intake. Any students can register in a university by either of the modes, means through affiliated colleges, through university teaching departments or Directorate of Distance Education. ये 3 मोड हैं जिससे स्टूडेंट्स कोई भी यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड हो सकता है। नेक्स्ट इज कॉलेज ऑब्लिक डिपार्टमेंट मैट्रिक्स, मीन्स जब भी कोई नया कॉलेज या डिपार्टमेंट शुरू होता है सबसे पहले उसने एफिलिएशन लेनी पड़ती है अपने उस कॉलेज डिपार्टमेंट्स की। उसके बाद उसमें नंबर ऑफ प्रोग्राम्स, कौन कौन से उसमें प्रोग्राम्स चलेंगे, एंड देन द नंबर ऑफ सीट्स इन ईच प्रोग्राम। दिस इज नोन एज द कॉलेज और द डिपार्टमेंट मैट्रिक्स। ये जो एफिलिएशन ली है आपने, अगर उसके अलावा एक भी एक्सेस एडमिशन करेंगे आप किसी कोर्स में, देन सिस्टम विल नॉट एक्सेप्ट दैट एडमिशन। वहीं पे चेक लग जाएगा। जो हमने सेप एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया हुआ है उसमें सारे पैरामीटर्स ये ऑलरेडी फिक्स किए हुए हैं। से इफ द इनटेक ऑफ ए पर्टिकुलर कोर्स इज 30, देन यू कैन नॉट एडमिट द स्टूडेंट्स 31। द सिस्टम विल एक्सेप्ट ओनली द 30 स्टूडेंट्स। Then next part is academic structures, which is the most important part of examination system. Academic system consists of the university ordinances, scheme of examinations, and the grouping of subjects. Now the first one is ordinances, जिसके तहत सारा सिस्टम हमारा एग्जामिनेशन चलता है। Ordinances में different components हैं। The first one is the duration of the program. ये जिस प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है वो कितने साल का है। Then the duration in which you have to complete that course, that program, कितने साल में आपने वो कंप्लीट करना है। एग्जामिनेशंस आपके कौन से सेमेस्टर एग्जाम्स कब होंगे, पास परसेंटेज, उसमें आपको पेपर पास करने के लिए क्या परसेंटेज चाहिए। इंटरनल असेसमेंट, उसमें फिर फर्दर जो उसके कंपोनेंट्स हैं, अटेंडेंस का है। देन द डिवीजन, कौन सी जो है आपको क्लास डिवीजन में रखा जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें जो मेन जो चीज़ है जो कि हर स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, अपनी डिग्री ले लेते हैं, पास आउट हो जाते हैं, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता मैंने ये इस कोर्स में मैंने एडमिशन लिया था और मैंने कितने साल में जो उसको कंप्लीट करना है। कॉमन ऑर्डिनेंसेस यूनिवर्सिटी ने बना रखे हैं फॉर ऑल द कोर्सेज। अगर 1 साल का कोर्स है इसमें हम 3 ऐड कर लेंगे। 2 साल का है ऐड 3, मीन्स से इफ द कोर्स ड्यूरेशन इज ऑफ 1 year, ऐड 3 मीन्स 4। In 4 years, you have to complete your degree. You have to clear all reappears and improvement also. 4 साल में आपने, अगर 1 साल का कोर्स है, 4 साल में आपने वो कोर्स कंप्लीट करना है। और उसी 4 साल के दौरान आपने जितनी आपकी reappears हैं प्लस इम्प्रूवमेंट, 4 साल के अंदर ही आप चांस अवेल कर सकते हैं। और हर सेमेस्टर में आपको इम्प्रूवमेंट का 1 चांस मिलेगा, 1 से ज़्यादा चांस नहीं मिल सकता।
उस इम्प्रूवमेंट में आप कितने भी पेपर्स में अपीयर हो सकते हैं, जो मेन चीज़ है, जबकि स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा। नेक्स्ट इज पास परसेंटेज। आपको पेपर पास करने के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए। नाउ इन आवर एग्जिस्टिंग ऑर्डिनेंस, यदि हमने कॉमन ऑर्डिनेंस बना रखे हैं फॉर ऑल द कोर्सेज एक्सेप्ट एमफिल, पीएचडी कोर्स वर्क एंड बी फार्मा, मीन्स 40% इन ईच थ्योरी पेपर्स। हर थ्योरी पेपर में आपके 40 मार्क्स जरूर चाहिए, 40%। 40% इन एग्रीगेट ऑफ थ्योरी एंड इंटरनल, फिर दोनों के मिला के, मीन्स अगर मान लो 80 नंबर का आपका जो है थ्योरी का पेपर है तो उसमें 32, उसका 40 हो गया 32 मार्क्स तो आपको लेने हैं। अगर इंटरनल असेसमेंट में मान लिया आपके कम मार्क्स हैं, इंटरनल असेसमेंट मान लो आपके 3 मार्क्स हैं, टोटल 100 नंबर का पेपर है, 80 + 20, दोनों मिला के फिर आपको 40 चाहिए, मीन्स 32 इन थ्योरी, वहाँ आपके 3 हैं, इसका मतलब 35। तो यहाँ आपको थ्योरी में ज़्यादा लेने पड़ेंगे, थ्योरी में आपको 37 चाहिएंगी, तब आपका जो है पेपर क्लियर होगा, अदरवाइज यू विल गेट रीअपियर इन दैट पर्टिकुलर पेपर्स। Similarly, for practical, you have to obtain 40% marks separately in practicals. Means थ्योरी में 40%, थ्योरी प्लस इंटरनल, फिर दोनों के मिला के 40%, और 40% आपके प्रैक्टिकल में। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे तब आपका वो पेपर जो है क्लियर माना जाएगा, अदरवाइज आपकी रीअपियर रहेगी। अगर प्रैक्टिकल में री है तो प्रैक्टिकल में दोबारा अपीयर होना पड़ेगा, और अगर थ्योरी में री है तो थ्योरी में दोबारा अपीयर होना पड़ेगा। ये हमारा कोऑर्डिनेशन है फॉर पासिंग ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड इन दैट पर्टिकुलर सेमेस्टर ऑल्सो। फिर 40% सभी का एग्रीगेट, तभी आपका सेमेस्टर क्लियर माना जाएगा। देन कम्स द examinations, means odd semesters and examinations generally in the month of November, December, even semesters in the month of May. Promotion to higher semesters, conditions हैं different courses में, उसके बेस पर आपके promotions होते हैं। नेक्स्ट इज स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस, मीन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस में उस पर्टिकुलर कोर्स में आपके कितने पेपर होंगे, उसका कंपोनेंट्स क्या होगा, थ्योरी कितने मार्क्स का, इंटरनल असेसमेंट कितने मार्क्स का होगा, और फिर उसमें प्रैक्टिकल कितने मार्क्स होगा, ये स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस। फर्दर उसमें फिर जो है रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो थ्योरी पेपर्स उसमें फिर रेस्ट्रिक्शंस हैं। यू हैव टू अटेंड 5 क्वेश्चंस बाय सेलेक्टिंग द क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, एंड देन एनी 4 बाय सेलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच यूनिट। इस तरह जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, this is known as scheme of the part. Next is grouping of subjects. जहाँ ज़्यादा ऑप्शन पेपर हमारे पास इलेक्टिव हैं या ऑप्शन पेपर्स, वहाँ ग्रुपिंग बनाते हैं। वो इसलिए करते हैं नंबर ऑफ एग्जामिनेशन डेज ज़्यादा ना हो, इसलिए उसको ग्रुपिंग ज़्यादा है, उसको ग्रुप 2 या 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, सो दैट all the papers in that particular group be fixed on a particular date. Next is students registration. First is RR रजिस्ट्रेशन। जब स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड होता है उसको बोलते हैं हम रजिस्ट्रेशन रिटर्न, पहली बार जिस कोर्स में ही बच्चा आएगा। और फिर हायर सेमेस्टर्स में जब प्रमोट होता है, जो डेटा स्टूडेंट्स का आता है उसको बोलते हैं CR, मीन्स कंटिन्यूएशन रिटर्न। तो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम होगा फर्स्ट सेमेस्टर में ऑफ ए कोर्स, देन इज कंटिन्यूएशन रिटर्न। आफ्टर CR मीन्स कंटिन्यूएशन ERR, एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन। फर्स्ट टाइम जब आप जिस कोर्स में भी एडमिशन लेंगे, रिक्वायरमेंट्स है यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें मेन जो 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, पहले तो आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं जिसके बेस पर आपने यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो स्कूल का या यूनिवर्सिटी का, आपका जो सर्टिफिकेट्स है वैलिड हो, मीन्स रिकॉग्नाइज्ड वो बोर्ड या यूनिवर्सिटीज़ हो। सेकेंड इज द पास परसेंटेज। वो पास परसेंटेज भी है फॉर डिफरेंट कोर्सेज, कितनी परसेंटेज होगी तब वो बच्चा एडमिशन से एलिजिबल फॉर दिस MSc और दिस लॉ, अलग अलग कोर्सेज की डिफाइन करने की यूनिवर्सिटी ने ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट इज फी वेरिफिकेशन। उसके बाद फी वेरिफिकेशन होती है उस पर्टिकुलर कोर्स की जो डेटा स्टूडेंट्स का अपलोड किया है पैनल पर, आइदर थ्रू डिपार्टमेंट और द कॉलेज, उसकी फीस यूनिवर्सिटी में आई हो या आई। ये चीज़ें सारी कंप्लीट होने के बाद फिर वो कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस का पार्ट बनता है। हमारा जो प्रोसेस होता है उसमें 3 पार्ट्स हैं कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन में। द फर्स्ट वन इज इंटरनल असेसमेंट, ये एट द लेवल ऑफ डिपार्टमेंट और द कॉलेज। फिर उसमें 3 कंपोनेंट्स इंटरनल असेसमेंट के, आपके अटेंडेंस, असाइनमेंट्स एंड क्लास टेस्ट। तीनों का फिर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, 5 मार्क्स फॉर अटेंडेंस, 5 मार्क्स फॉर असाइनमेंट्स, 10 मार्क्स फॉर क्लास टेस्ट।
practical be at the level of department or college from the panel supplied by the university. Next is theory, जो मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है थ्योरी में फिर फर्दर कंपोनेंट्स हैं जिसके लिए जो हमने ये तैयारी करनी पड़ती है. द फर्स्ट वन इज स्टूडेंट स्ट्रेंथ, सेकंड इज बिल्डिंग नोटिस, स्टूडेंट स्ट्रेंथ लेंगे इस पर्टिकुलर कोर्स में या डिपार्टमेंट में या कॉलेज में कितनी स्ट्रेंथ होगी, उसके बेस पे बिल्डिंग नोटिस बनाते हैं हम, एक बिल्डिंग की कितनी कैपेसिटी होगी. देन इज प्रिंट ऑर्डर, उस बिल्डिंग नोटिस के बेस पे प्रिंट ऑर्डर तैयार होता है, पर्टिकुलर जो है सेंटर में कितने स्टूडेंट्स बैठेंगे, किस सब्जेक्ट के कितने स्टूडेंट्स, दिस इज नोन एज प्रिंट ऑर्डर. एंड आफ्टर प्रिंट ऑर्डर एडमिट कार्ड्स आपके पैनल पर लाइव हो जाते हैं. एंड देन इज कॉन्फिडेंस लिस्ट, वो भी आपके पैनल पे अवेलेबल है. ऑल दीज डाटा इज अवेलेबल ऑन दी पैनल ऑफ ईच कॉलेज ऑफ द डिपार्टमेंट. नाउ दिस इज द points includes in the pre-examination work is post-examination, which is also an important part of the examination system. Post-examination, the first part is result processing, how this result is processed. Now, after the conduct of examinations, the answer books जो है यूनिवर्सिटी में आ जाती हैं, सभी सेंटर से आंसर बुक्स आ गई. The title page of the answer books got scanned. आपने देखा उसमें दो पार्ट्स हैं. द फर्स्ट पार्ट इज फॉर स्टूडेंट्स ओनली, जिसमें स्टूडेंट्स की डिटेल है, रोल नंबर, सब्जेक्ट, QPID. एंड द सेकंड पार्ट इज फॉर टीचर्स. टाइटल पेज स्कैन होने के बाद उसका जो फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स पार्ट, उसको जो है क्लियर कर लेते हैं. और दोनों पार्ट्स पे सिस्टम जनरेटेड एक बार कोड नंबर लग जाता है, सेम बार कोड रहेगा और उसी के कोरस्पॉन्डिंग अवार्ड लिस्ट प्रिंट हो जाती है. तीनों पे बार कोड सेम रहेगा, स्टूडेंट्स पार्ट, टीचर्स पार्ट और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो अवार्ड लिस्ट प्रिंट हुई है बेस्ड ऑन OMR, सेम बार कोड रहेगा. आंसर बुक्स इवेल्युएशन सेंटर्स पे भेजी जाती हैं, डिपार्टमेंट्स और कॉलेजेस में इवेल्युएट होगा. आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ इवेल्युएशन वर्क, डाटा हम जो है मर्ज कर देते हैं, उसी बार कोड से सारा डाटा मर्ज हो जाएगा. देन cut list verification. This is also the main important part for post examination. cut list जिसमें स्टूडेंट्स की हर डिटेल होती है, नेम, फादर्स नेम, स्टूडेंट्स. और इसके बेस पर देन आफ्टर अप्लाइंग द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशंस एंड ऑर्डिनेंसेस, द रिजल्ट्स जो हैं प्रोसेस्ड एंड गेट डिक्लेयर्ड बाय कीपिंग इन व्यू द सम ऑफ द थिंग्स, मींस ad hoc race if their UMC cases, eligibility etc. ये सारा पैरामीटर्स जो होल्ड करके रिजल्ट प्रोसेस होता है. देन यूनिवर्सिटी डिक्लेयर्स द रिजल्ट्स. नाउ आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन, आंसर बुक्स अंडर RTI. अगर कोई भी स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है बाय द इवैल्यूएशन ऑफ एन एग्जामिनर्स, देन ही कैन आस्क और कैन अप्लाई फॉर हिज आंसर बुक्स, हिज और हर आंसर बुक्स थ्रू RTI. Photocopy or answer books be supplied to that particular student. Revaluation, rechecking. Now, what is the difference between revaluation and rechecking? Revaluation में सारी आंसर बुक्स दोबारा चेक होती है by some other examiner. जो आपके ओरिजिनल मार्क्स हैं उस पर जो उन्हें पेस्ट किया जाता है और दूसरे एग्जामिनर से फ्रेश जो उन्हें कॉपी आप इवेल्युएट होती है. और उसके बाद जो हमारे रूल्स हैं यूनिवर्सिटी के, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट जो है रिवाइज कर दिया जाएगा. देन अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट. मिनिमम कंडीशन टू अप्लाई फॉर रिवैल्यूएशन इज 15% मार्क्स इन ए थ्योरी पेपर. थ्योरी पेपर में सिर्फ रिवैल्यूएशन का प्रोविजन है और उसमें कंडीशन है 15% मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं. अगर रिवैल्यूएशन में 15% से ज़्यादा वेरिएशन होती आइदर वे, देन थर्ड एग्जामिनर के पास जो है आंसर बुक्स जाती है और फिर बेस्ट ऑफ 2 दोनों का देन इज स्टूडेंट ग्रीवेंसीज. एनी ग्रीवेंसीज स्टूडेंट्स के, मान लो कोई RLA है, डिस्प्यूट इस तरह की रिजल्ट्स डेट्स हैं, इस तरह की जो है ग्रीवेंसीज 10 दिन का हम स्टूडेंट्स को टाइम देते हैं. स्टूडेंट्स अप्लाई grievances and within 10 to 15 days the grievances resolved. Now the
main reforms in our university system means as on today, 260 programs are run by the university. More than 9 lakh students appeared in years, and more than 12,000 question papers are printed in a semester. 35 lakh answer books are used in a year, and more than 750 results are declared in semesters. ये जो मैंने आपको फिगर दी है, 260 प्रोग्राम्स हैं आज की डेट में, 9 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं साल में, 12,000 से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर प्रिंट होते हैं एक सेमेस्टर में, और 35 लाख से ज़्यादा आंसर बुक्स यूज होते हैं साल में, और ये टोटल रिजल्ट्स बनते हैं एक सेमेस्टर में 750 से। Now all these results are declared within a month after the last day of exam by the university since last 3 years. तो सबसे बड़ी अचीवमेंट है, पिछले 3 साल से यूनिवर्सिटी अपने सारे रिजल्ट्स 1 महीने के अंदर अंदर डिक्लेयर कर रही है। नंबर फिगर्स हैं, उसके बाद भी डिक्लेयर। नेक्स्ट रिफॉर्म्स इज PhD YYC थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। पहले हम एनुअल करवाते थे YYC। नेक्स्ट इज more than 3 lakh students data of degree have been loaded on NET portal. Now what is NET? National Academic Depository. Since December 2015 on, दिसंबर 15 से लेकर अब तक जिस स्टूडेंट्स की डिग्री कंप्लीट हुई है, कंप्लीट का मतलब उसका 2 सेमेस्टर्स या ईयर्स में कोई भी रीअपियर नहीं होना चाहिए, वो सारा डाटा आज नेट पे अवेलेबल है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन उसकी करवा सकता स्टूडेंट्स का ही। उसके लिए सबसे पहले स्टूडेंट्स ने नेट पे जो है ना अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद उसको एक यूनिक आईडी मिलेगी, वो यूनिक आईडी लेके यूनिवर्सिटी में आएगा अलॉन्ग विद ऑल डॉक्यूमेंट्स। ये सारे हम वेरीफाई करके और उसको लिंक कर देंगे आपकी उस आईडी से। आप कहीं भी अपनी जो वेरिफिकेशन ऑनलाइन कहीं भी ये स्टूडेंट्स को बार बार यूनिवर्सिटी में नहीं आना पड़ेगा और ना अप्लाई करना। अनदर इज all the students, results of all the students, programs, syllabi, date sheet, merit list, gazettes, examination notification, ordinances, general rules of examinations, etc. ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अवेलेबल है। यूनिफॉर्म से मीन्स आज एग्जामिनेशन सिस्टम में कोई भी चीज़ मैनुअल नहीं है, कंप्लीटली ऑटोमेटेड। आपके पहले एग्जामिनेशन फॉर्म्स, सब फॉर्म्स एग्जामिनेशन ये मैनुअल्स थे, आज आपका कोई भी फॉर्म मैनुअल नहीं है। और सारी चीज़ जब भी आपका डाटा अपलोड होता है आपके कॉलेज या डिपार्टमेंट के पैनल पर अवेलेबल हैं हर चीज़ें, जैसे डेट शीट्स हैं अवेलेबल यूनिवर्सिटी वेबसाइट, एडमिट कार्ड, काउंसलिंग, सब चीज़ आपको वो चीज़ मैनुअल, दिस इज कम्प्लीटली ऑटोमेटेड। मेन इसमें एग्जामिनेशन सिस्टम में स्टूडेंट्स के लिए मैं 3 पॉइंट जरूर कहूँगा जो आपके काम की बाकी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो एक आपका जो है सबमिशन ऑफ योर एग्जामिनेशन फॉर्म वेरी इन टाइम। जो शेड्यूल यूनिवर्सिटी बिगिनिंग ऑफ सेशन देती है आपको, उस शेड्यूल को आप स्ट्रिक्टली जो फॉलो करिए। उसमें डेट्स, सारी डेट्स मेंशन की हुई हैं व्हेन द स्टूडेंट हैज़ टू फिल अप देयर एग्जामिनेशन फॉर्म विदाउट लेट फीस, विद लेट फीस एक्स्ट्रा सो मीन्स टाइमली आप सबमिट फॉर्म करें ताकि कोई स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन से वंचित न रह जाए। और 1 वीक पहले तक जो एग्जामिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट हो सकता है, उसके बाद देयर इज नो प्रोविजन इन आवर ऑर्डिनेंस एक्सेप्ट द एग्जामिनेशन फॉर्म एनी सर्कमस्टांसेस, जो मेन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और ये स्टूडेंट्स के लिए हर बार ये स्टूडेंट्स इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं जो टाइमली कॉलेज या डिपार्टमेंट में जाते किसी वजह से भी अपना फॉर्म नहीं भर पाते, बाद में हमारे लिए। नंबर 2 जो मैंने अभी आपको बताया था, आपको जिस कोर्स में भी आपने एडमिशन लिया आपको ये पता होना चाहिए मैंने इस कोर्स को इतने टाइम में अपनी डिग्री कंप्लीट कर। मोस्टली स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, उस टाइम सीरियस नहीं होते और बाद में फिर वो मर्सी चांस के लिए बार बार डिमांड करते रहते हैं। वो भी रूल्स में हमारे में प्रोविजंस नहीं है। थर्ड चीज इज रिवैल्यूएशंस का, उसका 1 महीने का टाइम है आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। जो भी बच्चा सेटिस्फाई नहीं है, कंडीशन मैंने आपको बता दी 15% मार्क्स की कंडीशन है,
वही बच्चा अप्लाई कर सकता है विद इन ए मंथ आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, अदरवाइज योर फॉर्म नॉट बी एक्सेप्टेड। और so these are the main points regarding examination system. Now students, any query, any question regarding examination? सर एक क्वेरी है। Yes, बोलिए। सर जिन फाइनल ईयर के बच्चों के सेकंड सेम में और थर्ड सेम में री है, तो उन बच्चों के एग्जाम कब होंगे? फाइनल ईयर कौन से कोर्स की बात करें बेटा? सर कोर्स कोई भी हो। नहीं, कोई अच्छा भी 2 कोर्स ईयर का एक्चुअली सर वो रीअपियर वाले बच्चों का पूछ रहे हैं। हाँ जी सर। पहली प्रायोरिटी क्या है, क्योंकि कंडीशंस सब हमारी नॉर्मल नहीं है। अब नॉर्मल कंडीशंस में पहली प्रायोरिटी हमारी फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर ऑफ ए कोर्स, पहली प्रायोरिटी यूनिवर्सिटी की ये रहेगी। पहले उसका एग्ज़ाम करवाएंगे और मैं ये आपको जो है आश्वासन देता हूँ थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, विद इन 15 डेज हम इस सभी कोर्सेज का रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। जो लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम होगा हमारा, उसके 15 दिन के अंदर अंदर फाइनल सेमेस्टर या ईयर का रिजल्ट हम डिक्लेयर कर देंगे। अब लोअर सेमेस्टर, उसके बाद हम लोअर सेमेस्टर एग्ज़ाम जो टेकअप करेंगे और उसके भी विद इन 15 डेज हम सारे रिजल्ट्स डिक्लेयर कर देंगे। और ये तो कंडीशन ऐसी होगी। अदरवाइज पहले हम क्या करते थे, जो लोअर सेमेस्टर्स में रीअपियर खासकर यूजी कोर्सेज के लिए जहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा है, टैक्स में है, उसका एग्ज़ाम हम पहले करवाते थे और वो 20 मार्च से एग्ज़ाम शुरू होना था। डेट शीट वगैरह, एडमिट कार्ड सब कुछ लाइव थे। अनफॉर्चुनेटली जो है ये कोविड-19 की वजह से जो है सारा हम लोग पोस्टपोन कर दिया। और ये हमारी यूनिवर्सिटी है जो रीअपियर्स का स्पेशल एग्ज़ाम करवाती है, ताकि बच्चों को कहीं आगे एडमिशन्स में, जॉब्स में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो और उसके टाइम पे रिजल्ट्स सारे हम डिक्लेयर का पेपर देते हैं सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर जैसे हम इम्प्रूवमेंट का पेपर देते हैं, अगर हमारे पहले जितने नंबर आए हुए हैं सर उससे कम आ जाते तो डीएमसी में कौन से नंबर ऐड होंगे सर? तो आपके बेटर हैं, जो पहले वाले अगर ज़्यादा है वही आपके काउंट होंगे। इम्प्रूवमेंट का मीनिंग ये है, अगर आप उससे ज़्यादा लोगे तो आप मार्क्स काउंट होंगे, अदरवाइज आपके पहले वाले रहेंगे। लेकिन ध्यान रखना, आपको एक सेमेस्टर में सिर्फ एक चांस मिलेगा। उस चांस में नंबर ऑफ पेपर्स पे कोई कंडीशन नहीं है, आप उसके सारे पेपर भी दे सकते, एक भी पेपर दे सकते। ओके सर, थैंक यू सर। ओके बेटा। एनीवन? सर हेलो सर। यस यस, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलिए। सर आज आपने हमें बहुत ही अच्छी चीजें बताई जो एग्जामिनेशन के बारे में हमें पता नहीं था, पास आउट के लिए और ये सब। सर मैं ये चाहती हूँ, आपने इतनी अच्छी तो बता दी, आप एक बार ये और बता दो, जिस भी डिग्री में हमने लिया है तो हम स्कॉलरशिप कैसे प्राप्त कर सकते हैं सर, वो नहीं पता। बेटा ये आप अपने टीचर से कांटेक्ट करके हम आपको बताएंगे, डोंट वरी, ठीक है? आप हमसे कांटेक्ट में रहिए, ओके? वी विल ट्राई आवर बेस्ट। स्टूडेंट्स के लिए एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ रिगार्डिंग इंटरनल असेसमेंट टेस्ट। जब आपके थ्योरी एग्जाम शुरू होते हैं 1 वीक बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशंस, to display the internal assessment of all the students on the notice boards. हर डिपार्टमेंट कॉलेज को इंटरनल असेसमेंट नोटिस बोर्ड पे डिस्प्ले करनी पड़ती है एग्ज़ाम से एक वीक पहले। अगर 40% से कम किसी बच्चे के इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स हैं, वो स्टूडेंट अपने हेड या प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन देगा और उसको री एग्जामिन कर सकते हैं बाय कॉन्स्टिट्यूटिंग ए कमेटी बाय द हेड और द प्रिंसिपल्स। एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि स्टूडेंट्स को पता नहीं, और मुझे नहीं लगता शायद सभी कॉलेज या डिपार्टमेंट्स में ये इंटरनल असेसमेंट डिस्प्ले होती है। राइट है स्टूडेंट्स का, ऑर्डिनेंस में प्रोविजन है, अगर नहीं करते किसी डिपार्टमेंट या कॉलेज में, आप अपने हेड या प्रिंसिपल्स को कहिए सर हमारी इंटरनल असेसमेंट नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले कीजिए, ताकि जो है रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद ये प्रॉब्लम्स ना आए और फिर जो है ऑर्डिनेंस में प्रोविजन नहीं। हाँ, अगर कहीं कोई क्लरिकल मिस्टेक है, टाइपिकल मिस्टेक है, अपलोडिंग करते हुए का अगर कोई मान लो ये इस तरह की जो है डिस्क्रिपेंसीज आ जाती है, फिर उसमें एक प्रोविज़न है, उसको हम जो है रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन जो टीचर ने मार्क्स दिए रिवाइज वही होंगे। अपलोडिंग में अगर कोई गलती हुई है उस केस में सिर्फ एक रिवीजन का प्रोविज़न है।
Yes, any more? सब क्वेश्चंस क्लियर हैं सर। चैट बॉक्स में हमने कहा था बच्चों को अपनी क्वेरीज डालने के लिए सर, तो हमारी इतनी ही क्वेरीज आई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान, आपने जो हमें परीक्षा प्रक्रिया के बारे में इतने विस्तार से जानकारी दी, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे एनएसएस वॉलंटियर समाज सेवा के कार्य में तत्पर हैं, पर अपनी परीक्षाओं के बारे में कोई जानकारी न मिलने से काफी चिंतित थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके संदेश से उन्हें संतोष मिला होगा। आपका बहुत बहुत आभार और हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल की गहराइयों से मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर। मैं बच्चों को एक बात, मैं स्टूडेंट्स को एक और मैसेज देना चाहूंगा। स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल आप चिंता ना करें, एग्जाम्स बिल्कुल होंगे आपके। अगर वर्स्ट कोई कंडीशन, उसका भी हम सॉल्यूशन निकालेंगे। किसी स्टूडेंट्स का कोई भी ना तो साल खराब होने देंगे और ना सेशन, देखिए जरूर डिले होगा ये, ठीक है, लेकिन आपका साल खराब नहीं होगा और इसको हम कवर कर लेंगे विद इन ईयर। इसलिए स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें अपना, परिवार का, और ये जो महामारी फैली हुई है इससे हमने लड़ाई लड़नी है, घबराना बिल्कुल नहीं। इनमें 3-4 चीज़ हमने आपको बताई हूँ, उसका ध्यान रखिए और इस लड़ाई से हम बिल्कुल 100% जीतेंगे। Thank you so much, sir. Now I request Dr. Meenakshi Hooda to present vote of thanks. So thank you, Dr. Savita. Am I audible, sir? Yes, ma'am. Okay, thank you, Dr. Savita. I am honored to be given the opportunity to propose the vote of thanks to this esteemed gathering on 6th day of 7 days NSS E-Camp organized by all the 5 units of NSS UTD Maharshi Dayanand University. Our E-Camp became very special with the august presence of Dr. Baljit Singh Sindhu, Controller of Examination, and Professor Anjana Garg from the Department of Public Administration, MD University, Rohtak. We are thankful to Dr. Baljit Singh Sindhu for sharing his views related to examinations. He told about examination modes, passing and promoting criteria, schemes of examinations, and many other crucial points related to examinations in detail. He cleared all the doubts that our volunteers had in their minds. We are sure that he will take care of each and every student while conducting examinations, and his decisions will be in favor of all. We are indeed greatly honored by his presence and guidance. So, dear volunteers, no need of any panic. He also motivated our volunteers in the war against COVID-19, and he also advised to take care of their health during this crucial time. Thanks a lot, sir, for joining us today on this virtual platform, and we request you to be with us in future also. Our E-Camp became very special with the presence of Professor Anjana Garg from the Department of Public Administration, MD Rohtak. Ma'am very beautifully told us how we can spare our time to fulfill our hobbies. We can make masks, we can write poems and stories, learn to play musical instruments, make films to show family relations, learn new languages, and loads of other activities. We should keep on learning new technology and should take care of health, and should also take care of our health by yoga. We can go for the social services in the community with all the precautions. I thank Professor Anjana Garg to join us and share her views with our volunteers. I request NSS volunteers to follow up the tips given by her, by her to make the life more comfortable and enjoyable. We request Anjana ma'am also to join us in future also. Now I thank the program officers of NSS units UTD MD University, Dr. Savita Rathi, Dr. Shri Bhagwan, Dr. Karamveer, and Dr. Sonu, including myself, for their cooperation and appreciable ideas to make this E-Camp successful. We are very fortunate to have the support of very dedicated program officers. I must also thank University Computer Center, MD University, Rohtak, for providing us MDU virtual platform to organize this 7 days E-Camp.
Further, we are grateful to the media persons for enormous cooperation and coverage in media. And of course, a big thanks to all the volunteers for their wholehearted participation. I thank all the volunteers of all these 5 units for their active participation in this e-camp. They performed the task given to them. They prepare the videos of assigned activities and share them on daily basis. Thanks to all of you for your cooperation. Stay at home and stay healthy. Jai Hind, Jai Bharat. Thanks. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ma'am. In the last, I extend my gratitude towards each and every member who are associated with us on the MDU virtual platform for their support in the successful completion of the 6th day of the 7 days NSS e-camp. Thank you all. Jai Hind. Thank you. Thanks a lot to all of you for joining. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.